हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम कक्षा 10 गणित के ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 26 और 156 का लैस है यानी एलसीएम 156 है तो में से होगा यानी कि एचसीएफ होगा। देखिए, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके में से और लैसे के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, में से निकालना है। तो जो में से होगा हमारा वो बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल में लैसे से यहाँ भाग दे देंगे। तो संख्याएं 26 और दूसरी है 156। तो इनके गुणनफल में हमारा जो लैस है कितना है 156, इससे भाग कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 26, यानी कि में से कितना होगा 26। और यदि हमें क्या निकालना, लय से निकालना होता तो गुणनफल में से भाग देंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 26। ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या कौन सी है, देखिए पहला है √25। तो √25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, तो ये एक परिमेय होगी। 5 माइनस √3, तो ये कैसी संख्या है, 5 परिमेय है और √3 अपरिमेय है। तो दो यानी परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर होता है वो परिमेय क्या होता है, एक तो ये परिमेय है दूसरी अपरिमेय, तो इनका जो अंतर होगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। और यहाँ पर ए तथा बी दोनों दोनों तो है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखाओं x-2 बराबर 0 तथा y+6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि इनका हल जो होगा वो क्या होगा। अब देखिए x-2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और y+6 बराबर 0 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, जब इधर पक्षांतर करेंगे -6। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा 2, -6। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में सही है, तो 2, -6 हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, रेखाओं, ये जो दो रेखाएं के समीकरण दिए हुए हैं का आदित्य हल होगा। यहाँ क्या कर रहा, आदित्य हल। आदित्य हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ऐसा कौन से उसमें दिया है हमें, देखिए हमें ऑप्शन नंबर जो सी है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन जैसे ये आ रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये होता है जो समीकरण के अनेक हल होते हैं, अनंत हल के लिए। यदि दोनों बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है तो होता है समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग है। तो मूलों का यहाँ हमें योग ज्ञात करना है। देखिए ये हमारे पास दीघा समीकरण हो गया। तो मूलों का जो योगफल होता है -b/a होता है। अब देखिए b होता है x का गुणांक, तो x के सामने -3 है तो -3 बटे a होता है x² का गुणांक यानी कि 5 हो गया, 5 हो गया। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3/5। तो मूलों का जो योगफल हो गया यहाँ पर 3/5 होगा। लेकिन यदि आपसे गुणनफल पूछता है तो गुणनफल होता है c/a। अब c क्या होता है, c होता है अचर पद, यानी कि यहाँ पर 2 है और a हमारे पास ये 5 होगा, 2/5। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूलों का योगफल जो कि हमारा 3/5 है। तो 3/5 ऑप्शन हमारे में कौन सा सही है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आपको ध्यान रखना 3/5 यहाँ भी है लेकिन यहाँ माइनस में दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी के लिए क्या सूत्र होता है, d बराबर होता है बीच की दूरी
रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब x1 y1 ये क्या होते हैं, जो पहला बिंदु है ये x1 और y1 होगा और दूसरा बिंदु जो होता है वो x2 और y2 होता है। तो अब हम यहाँ से मान रख देंगे, देखिए x1 यानी कि 2 माइनस x2 यानी कि 4 का वर्ग प्लस y1 3 और y2 हो गया 1। इसे आप सॉल्व कर लीजिए बस। तो यहाँ कितना -2 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचा, 2 का वर्ग। अब कितना हो गया 4 होगा, किसी का वर्ग करते हैं हमेशा प्लस में ही आता है, 2 और 2 4 यानी कि ये हो गया 8 और 8 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 8 का आएगा 2√2। तो 2√2 देखते हैं किस ऑप्शन में सही है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल होगी। यानी धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल, यानी कि हमें यहाँ बताना है अपस्ट्रीम में। जब देखिए नाव धारा की दिशा में जाती है तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, तो 8 और 3 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन यहाँ विपरीत पूछा है, तो विपरीत में क्या होता है कि चाल घट जाती है। नाव की चाल में से धारा की चाल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 में से 3 माइनस कर दी, कितना बचेगा 5। तो जो चाल हो जाएगी विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। बिना कागज और पेन के ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखिए कितना आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 वर्ग सेंटीमीटर और 45 वर्ग सेंटीमीटर हैं, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है। तो ऊंचाइयों का अनुपात कौन सा है, देखिए दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। अब इसलिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा पहले त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई के वर्ग के बराबर। अब यहाँ पर जो हमें ऊंचाई वो कितनी दे रखी है, यानी जो क्षेत्रफल है 20 और 45 दे रखा है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख लेंगे 20 और दूसरे का हो गया 45। अब ऊंचाइयों का वर्ग, तो पहले की ऊंचाई h1 और का वर्ग बटे h2 का वर्ग। अब काट लीजिए, से सॉल्व कर लीजिए। 5 से 4 बार कट गया, अब 5 से 9 बार। अब हम 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का वर्ग और ये हो जाएगा h1/h2 का वर्ग। इस तरीक़ा से हो जाएगा, वर्ग से वर्ग काट दीजिए तो h1/h2 कितना बच जाएगा 2/3 का मतलब हो गया 2:3। तो यानी कि जो ऊंचाइयों का अनुपात है वो कितना आ जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो 2:3 हमें किस में दिया है, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि जो D है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा, देखिए बच्चे, क्योंकि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है BDE के, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर ही होता है। अब इनकी भुजाएं ABC की भुजा ले लीजिए BC, त्रिभुज ABC की हमने भुजा BC ले ली तो BC का वर्ग, और इसकी जो दूसरा जो त्रिभुज है BDE इसकी भुजा ले ली हमने BD, तो यानी कि BD का वर्ग। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो BD है वो D जो बिंदु है ये BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि यानी कि BD बराबर CD होगा, यानी कि BD जो है वो BC का हाफ है।
तो हम ऐसे लिख देंगे BC का वर्ग बटे, अब BD को लिख सकते हैं 1/2 BC का वर्ग। ठीक है, क्योंकि इसका मध्य बिंदु तो आधा हो गया है, तो बराबर ये हो जाएगा BC का वर्ग बटे इसका वर्ग करेंगे 1/4 BC का वर्ग, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, 1/, अब 1/4 ही ऊपर पहुँच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/1, और इसका मतलब हो गया 4:1। इसका मतलब कितना हो गया 4:1। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4:1। तो ऐसा ऑप्शन कोई है हमारे पास, तो 4:1 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमें दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि बिंदु ए 1,2 और O 0,0 और C है A,B संरेख हैं। अब ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो इनसे बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो हम इसको इस तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये होगा, संरेख का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में है या इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो संबंध निकल आएगा x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 और तीसरा होता है x3 और y3। तो x1 1 हो गया, 2 - 3 y2 यानी कि 0, y3 b हो गया। अब x2 यहाँ पर 0 है, 3 - 1 तो b - 1 ये हो जाएगा, और x3 कितना है a है 1 - 2, तो यहाँ y1 और y2 हो गया 0। ठीक है, इसे ही सॉल्व कर लीजिए, जो संबंध निकल के आएगा वही हमारा सही है। 1/2 यहाँ 0, तो 1/2 खत्म हो जाएगा, 1 की इसमें गुणा कर लीजिए, कितना होगा -b गुणा 1, 0 से खत्म हो गया, 0 से इसको गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। a से करेंगे 2a - 0 बराबर 0, तो इसमें -b और ये 0 कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, +2a बराबर 0, इसकी गुणा करेंगे 2a हो गया ना। अब देखिए 2a बराबर माइनस का अधर आगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2a, तो 2a बराबर b या b बराबर 2a, तो ऐसा ही कोई ऑप्शन होगा। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2a बराबर b, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदु -4,0, 4,0 और 0,3 शीर्ष हैं। तो ये किसके शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के या विषमबाहु त्रिभुज के। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बिना हल किए इसकी सहायता से समझ लेंगे, निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से इसे बहुत आसानी से हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, तो देखिए बिंदु हैं, पहला जो बिंदु है -4,0, ठीक है, तो x अक्ष ये हो गया y अक्ष, -4,0, तो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ जाएगा, 0 किधर भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक बिंदु हो गया ये आपका a मान लीजिए। ठीक है, दूसरा 4,0, तो ये इधर जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया, ये हो गया b। ठीक है, अब तीसरा है 0,3, अब 0 तो यहीं x पर, पहला जो बिंदु होता है वो x पर चलता है, प्लस का तो इधर और माइनस का है तो इधर। दूसरा बिंदु y पर चलता है, प्लस का ऊपर माइनस का नीचे। अब यहाँ 0 किधर भी नहीं गए, और ये 3 है तो 1 2 3 यहाँ पर आ गए, ये हो गया C। तो हमारे पास ये त्रिभुज बन गया, ये वाला जो है हमें त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो इधर भी 4 है, देखिए ये यहाँ से आता ये 4 और यहाँ से आता ये भी 4। ठीक है, तो ये पूरी दूरी 8 हो गई। अब ये वाली है कितना, 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई इसकी बराबर होगी, क्योंकि ये इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज कौन सा होगा, त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। तो इसलिए जो शीर्ष हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको भुजाओं की लंबाई दी हुई है तब पूछ रहा है तो आप कर लेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो समकोण त्रिभुज होगा। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से छोटा है तो न्यून कोण होगा, और अधिक है यानी बड़ा है तो होगा अधिक कोण त्रिभुज।
क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान है। तो tan ए का मान कौन सा है, देखिए समझ लीजिए इसे भी। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब 4 हो जाएगा, यहाँ ए के लिए लंब ये हो गया, और कर्ण 90 के सामने वाली भुजा होती है ये। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग। मैं सीधा ही कर दे रहा हूँ। कर्ण का वर्ग जो होगा वो बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कर्ण 5 है, तो 5 का वर्ग बराबर AB, ये हमें निकालना है, और ये हो गया 4, तो 4 का वर्ग। या आप कर सकते हैं AB का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25 हो गया, और -4 का वर्ग 16 जब इधर जाएगा तो ये हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा, 9। तो AB का वर्ग 9 है, तो AB कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल, यानी कि AB हो जाएगा 3। तो हमारे पास अब ये हो गया AB 3। ठीक है, तीनों भुजाएं हमारे पास हो गई। अब थोड़ा हम शॉर्ट में और जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन हैं ये। अब देखिए हमें tan निकालना है। अब tan क्या होता है, tan होता है हमारा लंब बटे आधार। tan कितना होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए ये हो गया लंब बटे आधार, tan की बात कर रहे हैं। अब a के लिए लंब 4 हो गया, ये 4 हो गया, और आधार होगा कितना, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3। तो ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4/3। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा C है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। साइन वर्ग थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा, देखिए साइन वर्ग थीटा प्लस 1 प्लस tan वर्ग थीटा होता है कितना, sec वर्ग थीटा। 1 प्लस tan वर्ग हो जाएगा sec वर्ग थीटा। अब ये हो जाएगा साइन वर्ग थीटा प्लस, अब 1/sec होता है cos, ये हो गया cos वर्ग थीटा। क्योंकि 1/sec होता है cos, वर्ग चढ़ा हुआ तो यहाँ भी वर्ग हो जाएगा। अब साइन वर्ग प्लस cos वर्ग क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस tan वर्ग sec वर्ग हो जाएगा। तो 1/sec कितना होता है, cos होता है, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर जो D है वो हमारा यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक रेखाखंड AB एक बिंदु P इस प्रकार विभाजित करता है, यानी कि जो AB को बिंदु P इस प्रकार विभाजित करता है कि PB/AB बराबर है 3/7। तो AP और BP का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस तरीक़ा से दिया हुआ है कि जो बिंदु P है AB को इस तरीक़ा से विभाजित करता है कि AP/AB बराबर है 3/7। अब हमें निकालना है AP अनुपात BP निकालना है। तो ये 3/7 दिया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अब हम पलट देते हैं, तो AB/PB, तो इसे लिखा जा सकता है 7/3। इसको हमने क्या कर दिया, पलट दिया है, इसका इन्वर्स कर दिया। अब AB का मतलब होगा, देखिए दो भाग हैं AP और BP, तो हम इस AB को ऐसे लिख देंगे कि AP प्लस BP, ये दो भाग हो गए AP और BP, बटे नीचे यही रहेगा जो PB है, ये PB, तो बराबर 7/3। ठीक है, अब इसको हम जो PB है ये वाला, इसके भी दोनों के बटे में आ जाएगा। PB या BP एक ही बात है। तो ये हो गया AP बटे PB लिख दो या BP लिख दो, प्लस BP बटे यहाँ पर BP बराबर 7/3। इससे कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो ये अब आ जाएगा हमारे पास AP/BP बराबर 1 को इधर ले जाएंगे तो 7/3 -1 हो जाएगा, 3 1 जा 3, और 7 में से 3 गए कितने बचेंगे यहाँ पर, 4/3। तो 4/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 4/3, यानी AP, इसका मतलब हो गया AP अनुपात BP बराबर 4/3। तो ये हो जाएगा 4/3 के रूप में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर है वो कौन सा सही होगा, देख। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा D है वो ऑप्शन नंबर D हमारा सही है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई भाग होता है। तो पहले हमें आर चाहिए, तो हम पहले आर निकाल लेते हैं परिधि की सहायता से। अब देखिए 2 पाई आर बराबर होती है परिधि जो 22 दी हुई है, तो आर बराबर, तो 22/2 गुणा पाई का मान रख लेंगे कितना 22/7, 7 ऊपर पहुँच जाएगा। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो आर का मान हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 7/2। अब हमें क्या निकालना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई का मान रख दीजिए 22/7, और आर है 7/2 का वर्ग, यानी कि 7/2 गुणा 7/2। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या हमारे पास ये है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 2 से ये 11 बार हो जाएगा। अब यहाँ 11 गुणा 7 कितना होगा, 77 हो गया। 4 गुणा 2 कितना हो गया, 8। तो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। तो 77/8 यहाँ पर कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है वो है 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। एक वलय को निर्मित करने वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की जो परिधियाँ 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर हैं, वलय की चौड़ाई है। तो चौड़ाई हमें ज्ञात करनी। देखिए वलय क्या होता है, ये समझ लीजिए। जब केंद्र तो एक हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं, ये होता है वलय, जिसे हम रिंग भी बोलते हैं। अगर वलय की चौड़ाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर हम बड़े वृत्त की त्रिज्या में से जो कैपिटल आर है उसमें से छोटे वृत्त की त्रिज्या माइनस कर दें, तो वलय की हमें चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। अब बड़े वृत्त की जो परिधि है हमारे पास 2 पाई आर, वो बराबर 88 दे रखी है यहाँ पर। तो हम आर निकाल लेते हैं, 2 से इसे कैंसिल कर लेंगे, 44 बार हो जाएगी। तो आर बराबर 44 बटे पाई आएगी ना, पाई का मान 22/7। 22 से कैंसिल 2 बार, तो आर हो जाएगा 7 दूनी 14। तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है हमारे पास वो 14 हो जाएगी। अब छोटे वृत्त की जो हमें परिधि दे रखी है वो 66 दे रखी है, यानी कि 2 पाई आर, वो 66 है। 2 से कैंसिल हो जाएगा 33 बार। तो आर बराबर 33 पाई, यानी कि 22/7। 11 से 2 बार और 11 से 3 बार, 7 या 21। तो आर जो हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी 21/2 स्मॉल आर। छोटे वृत्त की त्रिज्या ये होगी। अब हमें निकालनी वलय की चौड़ाई, तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर दीजिए, यानी कि 14 में से हम घटा देंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे, 10.5 हो जाएगा। तो हम 10.5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वलय की चौड़ाई हो जाएगी 3.5, यानी 7/2। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमें इसमें दिया है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर और भीतरी व्यास है 3 सेंटीमीटर, यानी पाइप कैसा है, खोखले बेलन के आकार का है, लंबाई है 20 सेंटीमीटर। तो पाइप में लगे धातु का आयतन होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें ऐसे ही दिया है, सॉल्व नहीं कर रखा पूरा क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भीतरी व्यास 3 है, तो त्रिज्या आधी यानी 1.5 हो जाएगी। ऊंचाई हमें दे रखी है, यानी कि लंबाई 20 सेंटीमीटर। अब देखिए खोखले बेलन का जो आयतन होगा वो होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच, यानी कि बाहरी आयतन में से आप भीतरी आयतन घटा देंगे या सीधे खोखले बेलन के आयतन का सूत्र लगा दीजिए, तो आपको धातु का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो पाई कैपिटल आर हमारे पास है 2, तो 2 का वर्ग, स्मॉल आर कितनी है 1.5 इसका वर्ग, और एच कितना है, एच है 20। तो ये हमारा ऑप्शन आना चाहिए। इसमें सॉल्व नहीं कर रखा है तो हम भी अब सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए इसमें। तो यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग ये हो गया और इसका वर्ग, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी बेलन का आयतन होगा।
अब देखिए बेलन का आयतन बहुत आसान है, कितना होगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। बेलन का आयतन ये शंकु के आयतन का होता है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, और ये कोई सा भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, आंकड़ों 2, 8, 4, 6 और 5 की क्या निकालनी है हमें, माध्य का ज्ञात कीजिए। तो पहले जो आंकड़े दिए हैं हम इन्हें रख लेते हैं किसमें, इसको हम आरोही या अवरोही क्रम में रख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर रख लिया आरोही क्रम। जब माध्य का पूछे तो आंकड़ों को आप आरोही या अवरोही क्रम में रख लीजिए, मैंने इसको आरोही क्रम में रख लिया। अब देखिए 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 है, बीच में ये पड़ेगा ना, आधे इधर छोड़ दीजिए, आधे इधर छोड़ दीजिए, बीच में जो संख्या पड़ेगी वही आपकी क्या है, माध्य का है। अब सूत्र की जरूरत नहीं है, बस इसी के द्वारा ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब आप ये कहने लगे कि सर अगर 5 की जगह 6 होता तो क्या होता, तो दोनों तरफ आप 2 2 छोड़ देंगे, बीच में 2 संख्याएं आएंगी, उन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, वही आपकी माध्य का हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो यहाँ पर सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, यानी कि समांतर माध्य। तो क्या होगा, समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहले हम ये संख्या लिख लेते हैं। तो देखिए 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्या ये होगी हमारे पास, समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। अब देखिए पदों का योग, इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो जोड़कर बैठता है 45। अब कितनी संख्याएं, ये है 9, तो 9 पंजे 45। तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा, समांतर माध्य हमारे पास हो जाएगा 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, वो आपके लिए एच डब्ल्यू है, यानी कि बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से दूरी कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, जो ऑप्शन सही है आप मुझे अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।